में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो जो कर पाए हैं। चूँकि बैठ जाइए ना, हम लोग बाद में, मैं आपको आराम से फ़ोटो दूंगा। चूँकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है, हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो एक्चुअल स्टेप्स है, जो एक्चुअल कदम है, वो या तो लोग ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं, या संस्थाएं लेती हैं, या सरकार, कई दफ़ा सरकार लेती है। तो जितनी भी तब्दीलियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बढ़ा है 8-9 से बढ़ के 940 आ गया, ये बहुत बात है। मतलब लाखों बच्चियों की जान बची है इन 2 सालों में। तो ये जो चीज़ें अब हुई हैं, ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये लोग के काम से हुई हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी वो सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कभी कभी वो लोग होते हैं, एनजीओज हैं। तो पूरा कैंपेन इन लोगों के बारे में है जिन्होंने, और इसका थॉट है मुमकिन है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। मैंने भी कहा है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं यार कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है सत्यमेव जयते का, जो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुमकिन है, चेंज मुमकिन है, और हमसे ही होगा, क्योंकि हम चेंज देख रहे हैं। और ये तो हमने आपको 5-6 कहानियां दिखाई हैं, ऐसी हमारे पास 50-60 हैं, और ये हम ढूंढने नहीं निकले थे। चूंकि हमारा सीजन 1 खत्म हुआ था, हम सीजन 2 की प्रिपरेशन में जब रिसर्च के लिए निकले, तो लोगों को जब पता चलता है कि अरे ये तो सत्यमेव जयते टीम है, तो वो बोलते हैं, जैसे नागपुर में, अरे वो दुकान खुली है वो, तो वो मतलब हमको ऐसे पता चला कि ये चीजें ऑटोमेटिकली, हमको पता चला कि ये चीजें हो रही हैं। मुझे एक्चुअली, मैं जहां, जब से मैं सत्यमेव जयते शुरू हुआ है टीवी पे जब से आना शुरू हुआ है, जहां जाता हूं लोग मुझे सिर्फ मुद्दों के बारे में बताते हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग जो है मुझे देख के उनको लगे यार मैं इनसे ये कहूं, इस मुद्दे पे रिसर्च होता है, तो मुझे खुशी होती है। चक्कर ये कि हम टॉपिक रिवील नहीं करते, तो आज भी मैं पिक नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज हमको लिखते हैं, हमारे वेबसाइट पे बहुत लोग आके हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक अहम मुद्दा है, इसे उठाइए। तो हम उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना अगला सीजन प्लान करते हैं। लोगों की क्या भावना है, लोगों की क्या विचार है, लोग क्या चाहते हैं, हम कौन सा पिकअप करें, ये सब चीजें हम मद्देनजर रखते हैं इससे पहले कि हम टॉपिक्स का सिलेक्शन करें। कभी कभी आश हो जाते हो कि मतलब पर खबर आई थी अखबार हाँ, में, ये आप लोगों की बदमाशी है। किसने आउट की थी? तो मैं तो रेडियो नाम में, बताओ मुझे। सर किसी अखबार में थी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ हैं, सितारे हैं इस दफा, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सितारे हैं, लेकिन चूंकि उनका उस मुद्दे का जुड़ाव है, उनका एक योगदान है शो के अंदर, उनका एक खास योगदान है। तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफा कुछ एपिसोड्स में, उनका भी एक हिस्सा है। जी, मेरा नजरिया काफी बदला है लोगों को देखने का, और एक तो मुझ में कई चेंजेस हुई हैं। एक तो मुझे लगता है एक पेशेंस, मैं पहले से पेशेंट था काफी, और ज्यादा पेशेंट हूं मैं, और मैं जजमेंटल कम हो गया हूं लोगों की तरफ। मैंने कि इतनी चीजें देखी हैं, इतनी गहराई में सच्चाइयों को देखा है अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, कि एक फिर आपको लगे यार मैं इस आदमी को जज कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या मजबूरी है। तो ये चीजें मुझे ज्यादा समझ में आई, तो एक मैच्योरिटी आई है मुझ में। उसके साथ मुझे लगता है कि जज्बाती तौर पे काफी मैं जज्बाती तौर पे काफी मैं खूनम खून हो गया हूं क्योंकि खूनम खून मतलब काफी इंजर्ड हो, नहीं इंजर्ड, हाँ। क्योंकि क्या होता है कि हम शो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियां देखता हूँ। और जब उस रिसर्च में हम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसी चीजें होती हैं जो आप देख नहीं पाएंगे।
लेकिन उस विषय को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे वो चीजें देखनी जरूरी है, मुझे वो जानकारी पाना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक जो हमारा प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था डेटिंग रेप वाला। उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप नहीं पाएंगे। मैं नहीं, मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। तो बहुत सारी चीजें देखी हैं मैं जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं देखी जा रहा इंसान से वो हमने, तो रिसर्च के दौरान मेरे साथ बहुत सारी चीजें आती। तो जब मैं कहता हूं कि इमोशनली काफी मुश्किल रहा है ये सफर मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी सच्चाइयों को देखना पड़ा बहुत नजदीक से, ऐसे लोगों के जज्बातों के नजदीक में आया जो एक तरह से अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ फिर समझौता ना, उसको अब्जॉर्ब करना, उसको समझना, उसको गुस्सा आता है, आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फौरन बाकी शो छोड़ो, पहले ये प्रॉब्लम, इस आदमी का प्रॉब्लम करो, आप वो करना चाहते हैं। तो इमोशनली बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफर, मुझे लगता है। सर आपके जब पहला सीजन तो शो के जो नाम के लिए लेके बहुत सारी डिस्कशन थी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलिए। शो का जब पहला सीजन चल रहा था, जब उसका टिल था। अरे यार तुम लोग ये ठीक से तो पूछते दो यार, क्या कर रहे हो? सॉरी। हाँ फिर से पूछिए। शो का जो डे था, जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, क्या नाम रखना चाहिए, क्या टाइटल रखना चाहिए। तो डू यू थिंक जो ये टाइटल है एकदम परफेक्ट है और इंडिया के लिए एक सत्यदेव जयते को जो स्टैंड है बहुत हो गया? मुझे ये टाइटल बड़ा पसंद है। मुझे लगता है ये हमारे देश का है, मोटो है, सत्यमेव जयते। और हम सबका है, ये किसी एक का नहीं है, हम सबका है ये ना। तो मैं बड़ा खुश हूं कि हमने इसी को हमारा टाइटल बनाया। आमिर, एक कहावत है, सच कड़वा होता है जी। और कड़वा होने की वजह से काफी लोग आपसे फिर खुंदक भी खाते हैं, लाइक थ्रेट वगैरह, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का हुआ था एक बार मेडिसिन के लिए लास्ट सीजन में। तो ऐसे कुछ थ्रेट वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे लोग आपको खत या कुछ कॉल वॉल? नहीं, थ्रेट तो मुझे नहीं आया, धमकी तो नहीं आई है मुझे, नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग देखिए, होता है कि जब हम शो में हम कुछ चीजें दिखा रहे हैं, तो जो लोग स्टेटस को से खुश हैं, जो चाह के जो समस्या वो है वो उसको ऐसे ही भी रहे, उससे हमको फायदा है। कुछ लोगों को फायदा है ना, तो जिन लोगों को फायदा है नहीं चाहते कि चीजें बदलें, इन चीजों से उनको फायदा है, तो वो जब हमारा शो देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। वो कहेंगे यार, उनके मन में ये बात आती होगी कि ये तो बदलने की बात कर रहा है, तो हाँ गड़बड़ कर रहा है ये, तो उनको तकलीफ होती है। लेकिन जो 99% लोग हैं जो तब्दीली चाहते हैं, हिंदुस्तान में आज हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी चाहता है, न्याय चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो ये जो बेसिक चीज, एजुकेशन चाहता है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है, तो ये जो बेसिक चीजें हर इंसान चाहता है और जो हमको मिलना भी चाहिए, जिसके लिए हम टैक्सेस देते हैं। हमारा पिछला शो देखा होगा, हमने उसमें समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं देते। हर आदमी टैक्स देता है इनडायरेक्ट। आप पेंसिल खरीदें उस पर टैक्स है, आप किताब खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, आप कोई भी चीज, ये आपने कैमरा की बैटरी खरीदी उस पर टैक्स है। तो हर चीज, हर इंसान टैक्स भरता है, चाहे वो जितना गरीब हो। और 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान का जो इकट्ठा होता है हर साल, 2/3 वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है।
तो ये हमारा पैसा है, हम सबका पैसा है, गरीब से गरीब आदमी का योगदान है इसमें। तो लिहाजा फ्री हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं या फ्री एजुकेशन, ये मतलब ये कोई हमारे हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी ने इसके पैसे दिए, तो लिहाजा हर हिंदुस्तानी बदलाव चाहता है। तो 99% लोग इसको पसंद करते हैं, 1% है या 1% से भी कम है शायद जो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, वो खुश होते हैं। लेकिन ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उससे हमको पता लगता है कि हम सही कह रहे हैं। जब हमको पता लगता है कि यार कुछ लोग नाराज हो रहे हैं जिनको ये चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, तो हम समझ जाए कि फिर हमने सही बात कही होगी। आमिर सर, यहाँ पे आपके सामने मधु, हम बीबीसी रेडियो। जी मधु। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि सत्यमेव जयते सीजन 1 से लेकर और अब तीसरा, लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। जानना चाहेंगे, जब लोग अब आपको अभिनेता कम और एक दोस्त ज्यादा मानने लगे हैं, ये जो नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, उससे आगे चलकर कैसे कर्तव्य को निभाने वाले हैं? और एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, मुझे अब बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो हैं मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में अब नहीं देख रहे हैं। जब मैं की शूटिंग के लिए गया था राजस्थान, कई महीने हो गए बात को, धूम 3 आने वाली थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। धूम 3 रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज होने ही वाली थी, पीके की शूटिंग लिए मैं गया था। तो आमतौर पे जब मैं किसी छोटे शहर में जाता हूँ तो वहाँ की जो मीडिया होती है, जब वो मुझसे मिली, वो मुझसे आए मिलने के लिए। जैसे मैं लैंड हुआ तो उन्होंने जो सवाल पूछे, एक भी सवाल धूम 3 के बारे में नहीं था, जबकि वो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। झुंझुनू में मैं लैंड हुआ, छोटा सा एयरपोर्ट है। एक भी मीडिया व्यक्ति ने मुझे नहीं पूछा कि आपकी धूम 3 आ रही है, उसमें क्या रोल है। उनको इंटरेस्ट नहीं था धूम 3 में। एक ने ये नहीं पूछा कि आप किस फिल्म शूटिंग के लिए आए हैं, पीके राजस्थान क्यों आए हैं, राजस्थान का कोई कैरेक्टर है आपका, क्या है, मतलब पीके में इंटरेस्टेड नहीं थे वो। करीब 20 मिनट हमारी बात हुई एयरपोर्ट पे, और उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में पूछा। हर सवाल सत्यमेव जयते के बारे में था। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इन लोगों को मेरे फिल्म करियर में कोई इंटरेस्ट भी रहा नहीं, तो मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। लेकिन अच्छा हुआ धूम 3 चल गई भाई उसके बाद। लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन फुल्ली फर्स्ट, सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये इससे मुझे एहसास होता है कि लोग मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देख रहे हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की। इंसान हूं और मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं, लेकिन एक इंसान के तौर पे मैं जो कुछ मुझसे बनता है, जो कुछ मुझसे होता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि मेरा काम यह है कि मैं लोगों के दिलों को छूता हूं कहानियों के जरिए, तो मुझे लगता है मुझे उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि शायद मैं लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला पाऊं, शायद समाज में एक तब्दीली आ पाए शायद। तो ये कोशिश लेकर हम शुरू हुए थे, और इस जिम्मेदारी का मुझे पूरा एहसास है। इसके साथ साथ जो एक पर्सनली मुझ पर जिम्मेदारी आती है उसका भी एहसास है मुझे। उससे डर भी लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ, गलती से भी होती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि मैं सही राह पर चलूं। आमिर, as जी, you said, जी, sorry. एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूं। हर टॉपिक में मुझे क्योंकि टॉपिक जब हम रिसर्च करते हैं तो मेरी टीम देश भर में अलग अलग वीडियो शूट करती है, लोगों से बात करती है, वो पूरा जो माल है वो मेरे सामने आता है, मैं अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखता हूं। और उस दौरान बहुत सारी चीजें एक एक करके खुली हैं हमारे सामने। और जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, वो आज हैं हमारे साथ, स्वाति और सत्या, वो उस मटेरियल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे लिए, इससे पहले कि मैं देखूं, और फिर वो मेरा रिएक्शन भी देखते हैं। उनको भी मालूम है कि यार ये जब देखे तो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टोटली शॉकिंग होती है, मुझे लगता है कि कैसे हो सकता है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, बिलीव नहीं होता है। और उसके साथ साथ फिर हम ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं, देखते हैं उनके बारे में, हमको लगता है कि यार ये आदमी इतना कमाल का काम कैसे कर रहा है, ना इसके पास पैसों की ताकत है, ना इसके पास कोई और पावर है जो नॉर्मल पावर होता है लोगों के पास, कुछ नहीं है, लेकिन ये इंटरनल उसकी इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा काम कर जा रहा है।
ये सारी चीजें हमको वी रियलाइज दैट एवरी टाइम हर टॉपिक पे मैं अलग अलग जज्बातों से मैं ऐसे घूमता हूँ. पहले गुस्सा आता है, फिर मुझे सरप्राइज शॉक्ड हो जाता हूँ, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ, फिर मुझे खुशी भी होती है, मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा. फिर मैं व्यक्ति का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार तो ये बंदा देखो कैसा निकला. तो बहुत सारे इमोशन से मैं गुजरता हूँ रिसर्च के दौरान, और हर टॉपिक में बहुत सारे दिन जाते हैं जब मैं पूरी तरह से टॉपिक से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द वीडियो इंटरव्यूज, हम लोग फिर उसके लीगल पेपर्स भी पढ़ते हैं कि इस पे लॉ क्या है, लॉ क्या कहता है, तो हिस्ट्री क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, कन्या भ्रूण हत्या शुरू कहां से हुआ. तो ये सारी चीजें. Amir, फिर एक this time you said कि the episode there would be some changes in the अगर जो एक एपिसोड के बाद 1 घंटा लाइव रहेगा तो उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कैसा रहेगा, इनफैक्ट लाइक हाउ मच वुड बी टाइम ड्यूरेशन फॉर द एंटायर. शो है हमारा 1.5 घंटे का शो है एज यूजुअल, और जो उसका लाइव एलिमेंट है वो 1 घंटे का है. तो जो लोग जुड़ना चाहें, जो लोग बातचीत करना चाहें, जो लोग उस टॉपिक को उसी वक्त गर्मा गर्म डिस्कस करना चाहें, लाइव मतलब शो खत्म हुआ ठाक मैं लाइव हूं. क्रिकेट मैच कैसे होता है लाइव, एकदम क्रिकेट मैच जैसा लाइव. Amir, ever since we gained freedom from the clutches of the Britishers, ours has been our economic has been developing economy, you know, and the सवाल सबसे बड़ा सवाल है रोटी कपड़ा मकान poverty. तो इसके to bring changes on par with this, would you show some issue ताकि हमारे यहाँ इतना changes आ जाए कि issues ही उठे इससे connected poverty से self-sufficient हो every individual. Well, that is the ultimate, but I don't know whether there's any easy way to reach that place. See what we believe, सत्य में जयते में जो जितने लोग काम कर रहे हैं, सत्या, स्वाति, मैं, लैंसी, जितने हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी क्या सोच, हमारी सोच ये है कि हमारे देश में, हमारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और एक तरीका होता है कि ऊपर से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. कोई कानून आ गया, लॉ ला दिया कि ऐसे नहीं करो, सब लोग ऐसे बंद कर दो कल से. तो ऊपर से एक तरीका होता है, एक तरीका होता है नीचे से मतलब ग्रास रूट लेवल से, मतलब आप लोगों का मन बदलें. अगर मैंने आपका मन बदल दिया फिर आपको कानून की जरूरत नहीं है. फिर वो कानून है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग हैं जो सीट बेल्ट पहन के जाते हैं गाड़ी में, कानून है सीट बेल्ट का, तो आप पहनते हैं, वेरी गुड. मैं भी पहनता हूं. तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुलिस को देखते हैं कड़ाक उन्होंने सीट बेल्ट पहन लिया, तो उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हो रहे हैं. देखा पुलिस वाले से पहले मैंने सीट बेल्ट पहन लिया. मैं बोलता हूं बेवकूफ, तुम सीट बेल्ट पहन रहे हो पुलिस वाले के लिए, मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूं अपने लिए. पुलिस मुझे पकड़े नहीं पकड़े, मुझे अपनी जान बचानी है, इसलिए सीट बेल्ट पहनो कि तुम्हारी जान बचेगी, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारी जान बच जाएगी. इसलिए नहीं कि तुम पुलिस वाले को तुम पे फाइन मार रहा है. तो ये जब मैं आपका मन बदलूंगा तब आप पुलिस वाले के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो आप अपने लिए पहनेंगे. फिर वो लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं. तो हमारी कोशिश है कि हम नीचे से काम करें, और जो भी मुद्दा हो वो हम लोगों का मन बदलें, जज्बाती तौर पे हम आप पर असर करें. तो ये हमारी कोशिश आपको अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो किस तरह बदलाव लाएंगे? एक दिन में तो खैर बदलाव लाने की कोशिश भी फजूल है. फिर भी सबसे पहले क्या जहन में आएगा आपके कि हमारे देशवासी अच्छे हो जाएं, सशक्त हो जाएं हर तरह से? कोई मुझे लगता है कि हमारे देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री चुना है, हम उनकी बातें सुने वो बेहतर होगा, और वो जो हमें बताएं एज अ लीडर हम उनको फॉलो करें. जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक कम्युनिकेटर हूं, मैं अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान के रूप में देखता हूं, और मेरा ये मानना है कि एक क्रिएटिव इंसान की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ आपका मनोरंजन करने की नहीं होती, बल्कि समाज में एक मॉरल फाइबर को बिल्ड करने की जिम्मेदारी हमारी होती है. हमारे कहानियों के जरिए हम बच्चों पर क्या असर डालते हैं, उनके सोच विचार हम कैसे बनाते हैं. तो जो सोशल फाइबर है उसको हम बिल्ड करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरा मानना है. हम क्या सीख दे रहे हैं, हम किस तरह के जज्बात बच्चों में पैदा कर रहे हैं, हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं, हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं. तो
ये सारी चीजें हैं। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, चाहे आप एक्टर हो, आप पेंटर हो, आप पोएट हो, आप म्यूजिशियन हो, अलग अलग क्रिएटिव लोग हैं। मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव इंसान की ये जिम्मेदारी भी होती है, न सिर्फ आपका मनोरंजन करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करना, उस पर एक अच्छा असर डालने की कोशिश करना। आमिर, श्वेताब, एबीपी न्यूज़ से। जी। आमिर, जैसे आपने जिक्र किया अभी कि देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री चुना है, पिछले जब सीजन शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, तो उस वक्त भी आप केंद्र में भी मंत्रियों से मिले थे उस मुद्दे को लेकर जिसका असर हो रहा था, जिसपे कई कानून बनने की भी बात हुई थी। इस सीजन में 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये आप सीजन कब लेके आ रहे हैं, और नई सरकार के आने के साथ क्या आप नए मुद्दे जो उठाएंगे उस पर भी सरकार से सहयोग की अपेक्षा आपको है उस मुद्दे को लेकर? जी, पहला सवाल है आपका, हमारा शो कब शुरू हो रहा है? 21 सितंबर जो संडे है, 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा, पहला एपिसोड। तो हर संडे 11 बजे, जैसे हम आते हैं हर संडे 11 बजे, 21 सितंबर से 6 एपिसोड्स हैं इस दफ़ा। तो सितंबर में 2 संडे हैं और फिर अक्टूबर के 4 संडे, तो अक्टूबर के आखिर तक ये चलेगा सीज़न हमारा। हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो कुछ हमारे सामने आया है हम उनके साथ भी बांटें। तो अक्सर मैंने राज्य सरकारों को, और इस हाल ही में मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, तो हमारे सामने जो कुछ आता है हम उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम सब ने हमारी सरकारों को चुना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और एक बड़ी तादाद में जो लोग हमारा शो देख रहे हैं और जो हमारे शो पे मिस्ड कॉल्स के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए जो मैसेजेस हमको भेजते हैं, किसी भी एक मुद्दे को लेकर जो एक हम सवाल पूछते हैं उस पर हमको जवाब आता है, तो वो हम शेयर करते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, उनके साथ हम शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका ध्यान उन मुद्दों पर लाएं, और हमारी उम्मीद उनसे रहती है कि वो सही कदम उठाएं। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आपने जब सीजन शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, उस वक्त आपने फिल्म और एड्स उस वक्त आपने टेलीविजन पे बंद कर दिए थे। ऐसा कहा गया था कि आमिर पूरी तरह सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में ही, क्या वो हाँ अभी भी चालू है? मेरा कोई एड्स नहीं है। मेरे एड्स सिर्फ शायद वो एक कुपोषण का मैं कैंपेन मैंने केंद्र सरकार के लिए किया था, वो शायद कहीं अभी भी दिखाया जा रहा होगा, तो दिखाया जा रहा होगा, लेकिन और कोई मैं वो तो पब्लिक सर्विस फिल्म थी जो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आपकी पीके भी आने वाली है आगे, हाँ, तो हाँ। जब वो उस दौरान इश्तेहार मैं नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं कोई इश्तेहार नहीं कर रहा हूँ, एड्स मैं नहीं कर रहा हूँ। आमिर हाँ, बहुत फर्क नजर आता है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, नहीं ऐसे 2 टाइप के नहीं है। देखिए मेरे मन में ये बात है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ऑडियंस पर। तो जो 2-3 लोग जो केस कर रहे हैं ना, उनको भूल जाइए। बाकी जो देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, वो मुझे 25 साल से जानते हैं। कोई प्रोड्यूसर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में बार बार आगे आके लोगों को, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझता हूं, और मुझे यकीन है कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी मुझे जानती है, समझती है, और वो भी ये बात को समझती है कि पीके में जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको वो फिल्म देखेंगे, उनके जो सवाल हैं वो उनको जवाब मिल जाएगा। आमिर, अभी जैसे आपने बोला कि हम लड़कों को अच्छी शिक्षा दें, तो एक अभी प्रेस मीट में शाहरुख खान ने भी बोला था कि कोई भी, मैं अपने कहना चाहूँगा कि अगर वो कुछ भी करके आए तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, मीन्स ऐसा करे काम, अच्छा काम करे। तो आप कुछ कहना हमेशा चाहेंगे अच्छा हमारे? काम करें। हाँ, तो ऐसा काम आप कभी ना हमारे- करें जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, तो आप हमारे एक्चुअली युवा पीढ़ी मैं को कुछ अपने कहना चाहेंगे? बच्चों को जो सीख देता हूँ वो एक ही सीख होती है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चाहे आयरा हो, जुनैद हो या आज़ाद हो, उनको मैं, रीना, आयरा, घर वाले सभी हम यही सीख देने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो बड़े हों तो उनको
संवेदनशील बने, वो सेंसिटिव बने। हम ताकत पर अहमियत नहीं डालते। अरे तुम पिट के आए, जाओ उसको फिर मार के आओ। हम ताकत पर अहमियत बिल्कुल नहीं देते। हम परिवार में, हमारे फैमिली में हम अहमियत देते हैं जज्बातों को, इंसानियत को। एक समान, सब, हर आदमी एक समान है, चाहे वो जो भी हो, जिससे भी आप मिल रहे हैं। हम बच्चों को ये सिखा देंगे, वो बिल्कुल आप जैसा है। जिस तरह आपको किसी चीज का दर्द होता है, उसे भी उतना ही दर्द होता है। तो हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम जज्बाती बनाएं, कठोर ना बनाएं, उनमें हम गुस्सा पैदा ना करें, उन्हें हम ये कभी ना कहें कि किसी पे हिंसा करो, हिंसा से दूर, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। ये हम कोशिश करते हैं उनको सिखाने की, और इस पे हम बड़ा जोर देते हैं। Hi Amit, this is Rahul here. Hi Rahul. Congratulations to you and your team. Thank you. I'll ask you two questions. One is, both are on the current news right now, what's happening. The censor board has come out with the regulation that, words like virginity shouldn't be used in the movies. What is your take on it? Is that so? Yeah. You're kidding? No. You're serious? Yeah. Very serious. Okay. You cannot use that word only in the film. No, like words like these, which are vulgar. मतलब in a you film or in an adult film or for any film? Is there a No. is there a qualification to it or no? No, there's no qualification to it as of now. As of now. Everything is just taken in isolation, printed, and then everybody starts believing it is a fact. So let's wait and understand exactly. I have Bhavna is been right. on the advisory panel of censor board, और ऐसा कुछ नहीं है कि you can't use the word virgin as far as I know. Now he is saying that a new guideline has come about, in which case first we have to investigate Yeah. if the guideline has come about and not make it And a what does it generic exactly say? statement. Yes. I agree with Bhavna. I think we should just be patient, see exactly what the guideline says, and then I can respond to you. But I do believe that I do believe that in general, I can answer in general. In general, I do believe that there are certain words which I would not like my own children to hear, and which is why I would be sensitive towards other people's children as well in what kind of language we use in our films. And in case I want to use those kind of words or language, then I would make sure my film is adult and is appropriately advertised as an adult film, so that people come to know properly that it is an adult film. Then they can take their decision. I'll complete my answer. And other than that, I believe that there should be freedom of speech. If I'm showing a film to an adult person, then he or she is old enough to decide whether they want to see the film or not, and they can choose not to. If they find that it's something that's objectionable, they can not see the film. You don't need to censor it from them. Yes, yes. Amir, I wanted to mention something here. Mardani has been given an A rating, and you have gone on Twitter and praised the film. And not only the film's subject as well, which is very bold. Not only bold, probably everyone needs to see a film like that, but the censor board has given it an A certificate and people can't see the film, and Rani is working on, getting a recertification for the film. So what do you have to say on that? Well, there are some words in the film that I would not want my children to see or hear. I think there are words in the film. So I think that personally, I'm giving my personal response, that if it's a film that I would not want young children to watch because there's language used in that. I also feel that very small children should not see violence of this kind. There's a shot of a finger getting cut. I mean, it's not shown, but it is. I don't want an 8-year-old child to see that. But I know Rani may have different but to opinion. add to Can I that- just complete what I'm saying? Yeah, sure. Rani may have a different opinion, and I respect Rani very, very highly. She's a very close friend of mine. I've seen the film, but I feel that the film does have a certain amount of violence. And in fact, I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything. Strange things we show them. I'm not talking of Mardani. I'm talking of many films. I see, the most absurd things are sometimes shown in a U film or a UA film. And I can't believe my eyes to see that how is this shown in a U or a UA film. I personally feel we should be much more careful, if you ask me. We should be careful to the kind of violence we're exposing our children to. That's a very important thing. Extremely important. I completely believe in freedom of speech.
I'm a creative person myself. But I also believe that I have a responsibility towards what I'm showing my children. And what age group am I exposing what thing to? Yes, there's an argument today, everything is on the net, and no matter what age you are, you can see what you want. Fine, I understand. But I have to fulfill my responsibility. I'm not going to comment about what can be seen on the internet or not. I don't want to show my child something. So I won't show it to other people's children. I genuinely believe that children need to have a space where they can grow freely without violence being, shoved down their throat in the huge doses that we often sometimes do. So that is something we need to take care of, and that goes for a number of films. I'm not talking about Mardani only. It's a number of films. Yeah. Hi, My second question, which I just want to complete, Yeah. is that since your show talks about a lot of issues in India, a lot of poverty-stricken and other issues which are, affecting a lot of us today in today's time. The censor board basically cuts out a lot of content and probably makes it an adult film like Mardani, which was talking about human trafficking. And this message does not go across to the entire nation for which the movie is made. So would you like to address such an issue in Satyam? I don't understood your question. Sorry? So, would you like to address this issue in Satyam Jayate where the Censorship. Censorship is an issue that comes pretty low in our priority. I believe. Okay. Censorship comes pretty, at this point of time, it comes pretty low in our priority. I would imagine. नहीं, इस वक्त डायरेक्टली तो नहीं है बॉलीवुड के साथ कोई, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को ये सब? Amir, right here in the center. Here, Sakhi from Headlines Today and Aaj Tak. I just want to ask you, Shwetab from ABP asked you about the new government coming in, and the new government is already obviously doing a lot in their power to change things. Narendra Modi just gave out a very poignant speech on 15th August where he talked about various issues which is not known for a prime minister to come out and say on a 15th August speech at Lal Killa. He talked about cleanliness. He talked about asking the sons of the country what they're doing instead of asking the girls. What are those main issues that you yourself as an individual who is conducting such a show and a public figure would like the government to take head on at this point in time? 4 issues. Healthcare, public health. Public health is a very, very important issue to a bulk of the country. So for me, the 4 issues are public health, education, the justice system, and law and order. Because these are the 4 basic things that any individual needs. I need security. I need to feel safe for myself and for my loved ones. So if I can get security, if I can make sure that my children get good education, if I can make sure that if one of us falls ill, we will get good treatment without having to spend lakhs of rupees. And if someone ever is unfair to me or cheats me or harms me in any way, then I will in fact get justice. So these are the 4 things that I would really feel which are very, very fundamental to any society, not just our society, fundamental to any society. Security, education, healthcare, and justice. First have to. I think corporates have their own responsibility, and corporates are also made up of human beings like you and me. So I think that when, as a society, we become more and more sensitive towards each other, and when we become more and more sensitive to other people, we are sensitive to our own needs, we are sensitive to our own pain, but sometimes we are not sensitive to other people's pain and their needs and their requirements and their... So the day we start becoming sensitive about other people, then all of this will happen, whether it's a corporate, whether it's an individual. All of us can contribute. Each one of us has a lot to contribute. It's not just money. Yeah. Hi, Amir. Hi, Prerna hi. So I'll take a last couple of questions. Yeah. Prerna from Rajshri. Yeah, hi, Prerna. My question was, अभी हम adult content के बारे में discuss कर रहे थे. तो क्या आपको नहीं लगा कि पीके का जो न्यूड पोस्टर मतलब रिलीज हुआ है तो उससे हमारे यंगर जनरेशन पे कुछ गलत असर नहीं, मुझे नहीं लगा.
आप अपने बच्चों के सामने मतलब ऐसा पोस्टर लॉन्च करते सब हाँ, आप स्विमिंग पूल में कभी गई हैं? स्विमिंग पूल में कभी गई हैं आप? हाँ, तो फिर हाय आमिर, ये तान्या फ्रॉम गुलिस्तान न्यूज। हाय आमिर, आपने सत्यमेव जयते के जरिए बहुत सारे मैसेज लोगों को दिए। हमारी बॉलीवुड की भी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपनी फिल्म के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि आप जो मैसेज पहुंचा रहे हैं लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस वो मैसेज ढंग से ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाती या फिर लोग उनको पसंद ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि मेल ओरिएंटेड फिल्म लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन ओरिएंटेड फिल्म। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है अभी तक ऐसा है इंडस्ट्री में? आई थिंक अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी क्वीन, जो कंगना जी ने की थी, बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को, तो मुझे लगता है उसका भी बहुत गहरा असर हुआ लोगों पर। और तो ऐसा नहीं लगता मुझे, आई थिंक फिल्म अच्छी हो तो उसका अच्छा असर होता है लोगों पर। आई डोंट थिंक ये आपका कहना सही है कि ज़्यादातर ऑडियंसेस जो हैं वो मेल ओरिएंटेड फिल्म्स ज़्यादा कामयाब होती हैं, ये हम देखते हैं, लेकिन कई दफ़ा हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई हैं, ऐसा नहीं है। इतिहास में आप देखेंगे सीता और गीता या नागिन बहुत बड़ी हिट हुई हैं फीमेल ओरिएंटेड, प्रतीकात और मदर इंडिया, बहुत सारी फिल्में हैं, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक कि फिल्म सही हो तो उसका फिर अच्छा असर होता है। आमिर, हीरो हीरोइन की आप बात कर रहे थे तो किसकी? हाँ, हीरो हीरोइन की आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनकी इश्यूज हैं, और आप चाहें तो एड्रेस ऐसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि जो मेल एक्टर्स हैं उनकी फीस हमसे ज़्यादा है, हालांकि बॉक्स ऑफिस पे कई फिल्में जो आपने जिक्र की वो भी अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी मेल एक्टर्स को ज़्यादा पे क्यों किया जाता है? ऐसे में जब हमारी कुछ डायरेक्टर से बात हुई, दे सेड बॉक्स ऑफिस पे जो खान्स कलेक्शन लाते हैं वैसे एक्ट्रेसेस नहीं ला सकती हैं। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? तो उनकी फीस उनको कम ही मिलनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो हमारा समाज है वो बहुत ही पेट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, ये फैक्ट है। इसमें ना सिर्फ मर्द पेट्रियार्कल है लेकिन औरतें भी पेट्रियार्कल हैं, उनकी जो सोच है, और उसका असर फिर अलग अलग तरीके से होता है, और ये उसका एक असर है। होता ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी प्रोड्यूसर को बोलें कि किसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, उसको लड़का और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है कि क्या चीज़ बिकती है। अगर हीरो नहीं बिकता, राइटर बिकता है। जैसे एक वक्त था सलीम जावेद बिकते थे, स्टार सलीम जावेद होते थे, सलीम जावेद रिटन बाय सलीम जावेद, मतलब मुझे फिल्म देखनी है, तो उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था। तो जहां तक प्रोड्यूसर का सवाल है, वो ये देखता है कि भाई कौन इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जो भी उसकी पोजीशन है, अगर वो सीटें भर सकता है तो उसको मैं ज्यादा दे सकता हूं। अल्टीमेटली वो बिजनेसमैन है, उसको मुनाफा कमाना है। तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो मेल स्टार्स हैं वो ज्यादा बड़े स्टार्स हैं, वो ज्यादा, उनकी फिल्में ज्यादा आमतौर पे कामयाब होती हैं। हमारा मन ऐसा है क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोच से हम सब निकले हैं। मैं भी उसी सोच से निकला हूं, आप भी उसी सोच से निकली। तो जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो हमारे हीरोज नहीं बदलेंगे। जब हमारे हीरोज बदलेंगे, जब मैं हीरो से कहता हूं, मैं मेरा मर्द या पुरुष या नारी से, पुरुष या नारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हीरो मीन्स एज अ हीरो।